सीधा मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत की राजनीति में जो भूचाल आया है, उसने तो जैसे पूरी बिसात ही पलट कर रख दी है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी राजनीतिक उलटफेर की गहराई में जाएंगे और इसके हर पहलू को समझेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर एक फिल्म स्टार अपने पहले ही चुनाव में 60 साल से चले आ रहे डीएमके और एआईएडीएमके के मजबूत एकाधिकार को कैसे तोड़ सकता है। मतलब दशकों से सत्ता इन्हीं दो ध्रुवों के बीच घूम रही थी और अचानक सब बदल गया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 108। अभिनेता जोसेफ विजय की टीवी के पार्टी ने रातों रात 108 सीटें और पूरे 35% वोट शेयर पर कब्जा कर लिया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, ये एक ऐसा झटका है जिसने तमिलनाडु के पूरे राजनीतिक परिदृश्य की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। भाग 1, द डिसरप्शन। आखिर ये हुआ कैसे? इस भारी उलटफेर के पीछे का ब्लूप्रिंट क्या था? इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक आंकड़े में छिपा है। राज्य के 31% मतदाता 30 साल से कम उम्र के हैं। ये वो नई पीढ़ी है जिसे पुरानी राजनीतिक रंजिशों से कोई खास मतलब नहीं है। इन्हें चाहिए नौकरियां और एक साफ सुथरा शासन। बस यही टर्निंग पॉइंट था। और उनका लॉजिस्टिक नेटवर्क सच में काबिल तारीफ है। उनके पास पहले से ही 85,000 फैन क्लब्स का एक विशाल नेटवर्क था, जिसमें लगभग 2 मिलियन लोग जुड़े थे। पार्टी ने बड़ी ही चतुराई से ब्लड डोनेशन और समाज सेवा करने वाले इन क्लब्स को सीधे 70,000 से ज्यादा राजनीतिक पोलिंग बूथ एजेंट्स में तब्दील कर दिया। और जो रणनीति सबसे अलग रही वो थी मीडिया को हैंडल करने का तरीका। उन्होंने मुख्यधारा की मीडिया को लगभग दरकिनार ही कर दिया। वॉइस ऑफ कॉमन्स नाम से उनका अपना आईटी विंग था, जिसने एक बेहद अनुशासित सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए सीधे इन युवाओं से संपर्क साधा। चुनाव प्रचार के दौरान एक बेहद नाजुक मोड़ भी आया। विक्रवांडी की एक रैली में भगदड़ मची और 41 लोगों की जान चली गई। लेकिन यहां पार्टी ने जो किया वो अक्सर राजनीति में देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कैमरे के सामने आकर तुरंत इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। एक ऐसे सिस्टम में जहां कोई अपनी गलती नहीं मानता, इस एक कदम ने जनता के बीच एक अनोखा विश्वास पैदा कर दिया। अगर विचारधारा की बात करें तो टीवीके ने पुरानी द्रविडियन राजनीति को नकारा नहीं, बल्कि पूरी बेबाकी से उसकी विरासत को अपनाया। उन्होंने पेरियार और अंबेडकर के विचारों को सबसे आगे रखा और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय ही उनकी मुख्य पहचान होगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी देखने को मिलता है। भले ही पूरा चुनाव पुरानी व्यवस्था के खिलाफ लड़ा गया हो, लेकिन घोषणा पत्र में उसी तरह की बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं के वादे किए गए, जैसे कि गरीब परिवारों की दुल्हनों के लिए 8 ग्राम सोना, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये और साल के 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। भाग 2, असली सच्चाई। अब थोड़ा भावनाओं से बाहर निकलते हैं और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये नंबर देखिए, 20,678 करोड़ रुपए। 2026 के विधानसभा चुनावों में जिन 3,992 उम्मीदवारों का विश्लेषण किया गया, ये उन सब की कुल संपत्ति है। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि आज की राजनीति में पैसा कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर पूरे राज्य का औसत निकालें तो मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों में से पूरे 25% उम्मीदवार करोड़पति हैं। मतलब चाहे बदलाव के कितने भी बड़े दावे क्यों न किए जाएं, चुनाव में पैसों का दबदबा आज भी पूरी तरह से कायम है। चलिए अब नई सत्ताधारी पार्टी टीवीके के आंकड़ों को जरा जूम इन करके देखते हैं। डेटा बताता है कि इनके उम्मीदवारों की लिस्ट भी काफी रईस है। 68% उम्मीदवार करोड़पति हैं और इनकी औसत संपत्ति 16 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और हां, इसमें 8 अरबपति उम्मीदवार भी शामिल हैं। आपराधिक रिकॉर्ड की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एआईडीएमके के 69% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि टीवीके और डीएमके दोनों के 40% उम्मीदवारों का भी यही हाल है। यानी विचारधारा चाहे जो भी हो, ये एक सिस्टम की बीमारी है जो हर बड़ी पार्टी में गहराई तक मौजूद है। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि नई और साफ सुथरी राजनीति के वादों और असलियत में जो उम्मीदवार चुने गए हैं, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाने का नारा है और दूसरी तरफ वही भारी भरकम संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड वाले चेहरे। भाग 3, शासन की चुनौतियां। जीत का जश्न तो हो गया, लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होता है। 108 सीटें जीतना वाकई शानदार है, लेकिन पैंच ये है कि पार्टी बहुमत के आंकड़े से ठीक 10 सीटें पीछे रह गई है। नतीजे के तौर पर हमारे सामने एक त्रिशंकु विधानसभा है।
इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार चलाने के लिए अब हर कदम पर जटिल गठबंधनों और सियासी जोड़-तोड़ की जरूरत पड़ेगी। और उन बड़े बड़े चुनावी वादों का क्या? उन्हें पूरा करने के लिए राज्य को बहुत भारी भरकम राजस्व चाहिए होगा। ऐसे में राज्य की स्वायत्ता बनाए रखने की जो प्रतिबद्धता है, उसकी कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि फंड्स के लिए उन्हें केंद्र सरकार के साथ बहुत ही सधा हुआ तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इन नई मुफ्त योजनाओं का भारी खर्च राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा, या फिर ये द्रविड़ियन राजनीति के एक बिल्कुल नए और सफल युग की शुरुआत साबित होगा? चुनाव जीतने के जोशीले वादों और सरकार चलाने के ठंडे गणित के बीच का ये जो फासला है, आने वाले 5 साल इसी फासले को पाटने की कहानी होंगे।